हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। और सबसे पहले तो धन्यवाद कि कल बहुत सारे भाई लोगों ने, बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को सारा पूरा देखा, वीडियो को लाइक किया और जो कमी थी वीडियो में वो भी कमेंट करके बताई। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गुरु एजुकेशन हब के नाम से। और वैसे ना मिले गुरु एजुकेशन हब के नाम से तो लिखिएगा साइंस बाय संगीता बिश्नोई, तो आपको वहाँ ये चैनल मिल जाएगा, मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने इस चैनल पर 14 वीडियो अपलोड किए हैं। जो गुरु एजुकेशन हब चैनल लिखोगे आप, उस पर हमारे 14 वीडियो शो होंगे। और आज हम इस चैनल पर 15वां वीडियो अपलोड करने जाएंगे। 15वां वीडियो अपलोड करेंगे जिसका शीर्षक होगा दैनिक जीवन में विज्ञान, साइंस इन डेली लाइफ। कि जो विज्ञान है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है विज्ञान, और विज्ञान के बिना हम हमारे दैनिक जीवन में कितने अधूरे हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गुरु एजुकेशन हब। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात, आज हम 3 वीडियो अपलोड करेंगे और कक्षा 6 की विज्ञान पूरी कंप्लीट करेंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान का पाठ 15 दैनिक जीवन में विज्ञान, साइंस इन डेली लाइफ। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कि विज्ञान है क्या, फिर विज्ञान अध्ययन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, विज्ञान कार्य कैसे करता है और विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान क्या है। तो विज्ञान आदिकाल से मनुष्य द्वारा प्रकृति की घटनाओं, रहस्यों और सिद्धांतों को जानने और समझने की चेष्टा से संबंधित अध्ययन से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो भी प्रकृति में घटनाएं होती है, प्रकृति में जितने भी रहस्य है, जितने भी सिद्धांतों पे जो कार्य होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश रहती है हमारी, उनको समझने की कोशिश रहती है, उसी से रिलेटेड विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी अपने अनुभव और अध्ययन द्वारा मानवीय जीवन को सुगम बनाने का बहुत प्रयास किया है। ऋषि चरक प्राचीन काल में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के आचार्य के रूप में प्रख्यात हुए। आयुर्वेद के जनक, चिकित्सा शास्त्र के ऋषि चरक, उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर चरक संहिता जैसे ग्रंथ का निर्माण किया। और चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बालक की उत्पत्ति, विकास का वैज्ञानिक ढंग आदि का वर्णन किया गया है। इसमें शरीर के विज्ञान, विभिन्न अंगों की बनावट, उनके रोग लक्षण तथा उपचार, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के नाम, उनके गुण और किस रोग पर कौन सी औषधि गुणकारी सिद्ध होगी, इनका वर्णन किया गया। तो जो ऋषि चरक थे उन्होंने चरक संहिता ग्रंथ का निर्माण किया, जिसके अंदर सभी प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ हैं तो उनके गुण क्या है, कितने मनुष्य में रोग हो सकते हैं, उन रोगों के क्या लक्षण हैं और उस रोग पर कौन सी दवा असरकारी होगी, इसके बारे में उन्होंने चरक संहिता में प्रभावी वर्णन किया है। फिर है दूसरे ऋषि जैसे कि अश्विनी कुमार, धन्वंतरि, भारद्वाज, कपिल, पतंजलि, सुश्रुत आदि, जिन्हें हम आदिकाल के वैज्ञानिक कह सकते हैं, ने अनुसंधान एवं प्रयोग पर आधारित ग्रंथों की रचना की। इन्हें हम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं पुराने समय के, और पुराने समय की डॉक्टर भी कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियों की खोज करके और उन वैज्ञानिक तरीके से, अपने तरीके से जो भी उन्होंने बनाया, दवाइयाँ बनाई और किस रोग के लिए कौन सी दवा है, ये उनको अच्छी तरीके से उनको ज्ञान था। भारतीय जीवन पद्धति आदिकाल से विज्ञान आधारित रही है। ऋषि मुनियों ने प्रयोग एवं अनुभव से प्राप्त जानकारी का अवलोकन एवं गणना कर विश्लेषण के आधार पर जीवन पद्धति को विकसित किया है। तो जो आधुनिक विज्ञान में हम विज्ञान की परिभाषा उसको किस प्रकार से दे सकते हैं कि प्रकृति के अन्वेषण और उससे प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्रकृति की जो खोजपूर्ण ज्ञान है और जो उससे जो खोज हमने की है और जो उससे खोज करने पर जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उस सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के लिए विभिन्न शाखाएं निर्धारित की गई है, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, भूविज्ञान। भौतिक विज्ञान में भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में विभिन्न प्रकार के रसायनों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। गणित में गणितिकी का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान में कृषि से संबंधित सभी अध्ययन किए जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सा, दवाइयाँ आदि के संबंध में अध्ययन किए जाते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में कंप्यूटर से संबंधित
खगोलीय विज्ञान में खगोलीय घटनाओं, आकाशीय परिघटनाओं आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है और भूविज्ञान में भूगर्भ के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो विज्ञान का अध्ययन करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, विज्ञान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो विज्ञान के अध्ययन से क्या क्या होता है वो देखिएगा। व्यक्ति रूढ़िवादी विचारों से दूर रहता है। जो भी रूढ़िवादी विचार है, जैसे कि अभी कोरोना काल में काफ़ी विचार ऐसे फैले थे कि करणी माता ने किसी की छत पे पत्ते डाले या फिर ऐसा करने से ऐसा होगा। सॉरी। तो जो अभी कोरोना काल में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली थी कि ऐसा करने से कोरोना ठीक हो जाएगा, इस तरह से रहने से कोरोना ठीक हो जाएगा। तो वो सब एक क्या है कि रूढ़िवादी विचार थे जो विज्ञान नहीं मानता है। फिर है व्यक्ति में स्वतंत्र चिंतन की प्रकृति का विकास होता है। व्यक्ति में सोचने की मतलब स्वतंत्र रूप से सोचने की एक शक्ति विकसित होती है विज्ञान में। अपने आसपास होने वाली घटनाओं, समस्याओं और क्रियाकलापों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जीवन में आने वाली समस्याओं का क्रमबद्ध ढंग से हल करने की क्षमता विकास होती है। विज्ञान एक व्यवस्थित ढंग से और क्रमबद्ध रूप से हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है। उसी तरह विज्ञान को पढ़ते पढ़ते हमारे दैनिक जीवन में भी किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले हम समस्या के अंतिम चरण पर ना पहुंच के हम लोग पहले ये देखते हैं कि वो समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, उसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, उसको किस तरीके से हल किया जाए। 2-3 तरीके सोचेंगे कि इस तरीके से हल करने पर क्या होगा, इस तरीके से हल करने पर क्या होगा उस समस्या को। फिर उस समस्या को हल करते हैं और फिर अंतिम निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं। तो विज्ञान के अध्ययन से हमें किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध ढंग से करने की क्षमता का विकास होता है। किसी समस्या का समाधान नहीं होने पर धैर्यपूर्वक असफलता के कारणों का पता लगाकर पुनः कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। विज्ञान में ये है कि वैज्ञानिक जब भी कोई प्रयोग करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, जो असफल हो जाते हैं तो वो हार कर नहीं बैठ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि उस परीक्षण में, उस कार्य में हमसे क्या कमी रह गई, किस कारण से हम असफल हुए, उस कमी को सुधार कर पुनः सफल होने का प्रयास करते हैं। तो विज्ञान ये कहता है, दैनिक जीवन में हमें ये सिखाता है कि हमें असफल नहीं होना चाहिए और जिस वजह से हम असफल हुए हैं उस कारण की खोज करके हमें वापस सफलता की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। और ये बात कंपटीशन एग्ज़ाम में भी लागू होती है। कुछ लोग एक कंपटीशन एग्ज़ाम दे के सिलेक्शन नहीं होने पर हार कर बैठ जाते हैं कि नहीं, तो उस वक्त हमें ये है कि हमें उस चीज़ की हमें कमी ढूंढनी चाहिए कि हम किस वजह से असफल हुए हैं, हमारा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा बिंदु, कौन सा पक्ष कमज़ोर रहा है, उस पक्ष को सुधार कर हम आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सत्य, परख एवं अंधविश्वास मुक्त विचारों का दृढ़ीकरण होता है। तो विज्ञान में सत्य बात होती है, परख की बात करते हैं और अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। तो अंधविश्वास मुक्त विचार बनते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ये तो थी विज्ञान की बात। अब है वैज्ञानिक कार्य कैसे करते हैं। वैज्ञानिक किसी प्रयोग से संबंधित प्रेक्षण को एकत्रित कर उन्हें व्यवस्थित कर विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष से सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। जैसे डॉक्टर भी वैज्ञानिक पद्धति से रोगी का उपचार करते हैं। तो वैज्ञानिक पहले कोई प्रयोग करते हैं, फिर उससे जो भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं उन रिजल्ट को एकत्रित करते हैं, फिर उनको एक क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से उनको रखते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इस तरह से हम लोग ये रिजल्ट दे दें, नहीं, वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली करने के बाद उसका निष्कर्ष निकालते हैं। किसी रोगी का रोग डॉक्टर के लिए एक समस्या होती है। समस्या को हल करने के लिए वो डॉक्टर रोगी से क्या क्या पूछता है। तो सबसे पहले जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे बीमारी के लक्षण पूछता है, फिर हमारे शरीर का टेम्परेचर चेक करता है, थर्मामीटर से ताप नापता है, आँख, जीभ, श्वास आदि का परीक्षण करता है। परीक्षण से प्राप्त जो भी तथ्य मिले हैं उनको पर्ची में लिखता है, फिर उन तथ्यों के आधार पर परिकल्पना करता है कि इसको ये रोग हो सकता है और उस परिकल्पना को जांचने के लिए वो विभिन्न प्रकार के आवश्यक टेस्ट करवाता है, जैसे कि मल की जांच, मूत्र की जांच, रक्त की जांच और अन्य आवश्यक जांच जैसे कि सोनोग्राफी है या कोई एक्सरे है, सीटी स्कैन है आदि करवाता है। फिर रोग की जानकारी होने पर उपचार हेतु आवश्यक दवाई लिखता है और इलाज करता है। तो वैज्ञानिकों द्वारा इस समस्या को हल करने को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो चिकित्सक भी क्रमबद्ध तरीके से इलाज करते हैं। तो ये क्या हुई, एक वैज्ञानिक पद्धति हुई। तो वैज्ञानिक पद्धति के क्या क्या पद है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वैज्ञानिक किस तरीके से कार्य करते हैं या वैज्ञानिक पद्धति के क्या क्या कौन से चरण हैं।
इन चरणों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला क्रम है समस्या की पहचान, दूसरा संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर उनका वर्गीकरण करना, तीसरा परिकल्पना का निर्माण, चौथा प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की सत्यता की जांच, पांचवा निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत और नियम बनाना। ये विज्ञान के जो वैज्ञानिक पद है वो है वैज्ञानिक पद, 5 वैज्ञानिक पद है। इनको इसी क्रम में रखने का क्वेश्चन आ जाता है कि इनको निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या इनके जो उपयुक्त क्रम है उस आधार पर उनको लिखिएगा। तो समस्या की पहचान सबसे पहला क्रम है, दूसरा है संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर उनका वर्गीकरण करना, तीसरा परिकल्पना का निर्माण करना, चौथा प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की सरलता की जांच करना, पांचवा है निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत और नियम बनाना। विज्ञान में अलौकिक प्रकृति दृष्टिगोचर हो रही है, ऐसा मानव के वैज्ञानिक सोच के दायरे में निरंतर वृद्धि से ही संभव हो पाया है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि गैस का चूल्हा है, पंखा है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक प्रेस आदि। हर कोई वस्तु जो हम दैनिक जीवन में यूज़ कर रहे हैं वो विज्ञान से जुड़ी हुई है। विज्ञान के फलस्वरूप आज हमारे खान पान, रहन सहन और इलाज की पद्धतियाँ सरल हो गई है। चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ मानव से सबल राष्ट्र का निर्माण होता है। अब है कि दैनिक जीवन में क्या उपयोग है विज्ञान के, वो देखते हैं। विज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है और ये विश्व के संचालन का मूल आधार है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। तो सबसे पहले संचार के क्षेत्र में तो टेलीफोन है, फैक्स मशीन है, उपग्रह प्रक्षेपण है। तो 20वीं शताब्दी ने पारंपरिक संचार माध्यमों को आधुनिक संचार माध्यमों में बदलते देखा है। लोक माध्यमों, मुद्रण और लेखन माध्यम से कुछ कदम आगे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टैबलेट, आईपैड, मोबाइल, दूरभाष की 3G एवं 4G सेवाएं, मौसम संबंधी पूर्वानुमान की चेतावनी, कृत्रिम उपग्रह आधारित दूरसंचार ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजने की आधुनिक तकनीकी को ईमेल कहते हैं। फिर है यातायात के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो साइकिल, स्कूटर, लॉरी, ट्रक, रेल, वायुयान, रॉकेट, अंतरिक्ष यान आदि ब्रह्मांड में मानव की प्रगति का साक्ष्य दे रहे हैं। चंद्र विजय, मंगलयान, अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना द्वारा अंतरिक्षीय पिंडों की नियमित यात्राएं वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही है। सुपरफास्ट ट्रेनों ने लंबी दूरियों को कम कर दिया है। परिवहन के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज की यात्रा हेतु आरक्षण करवाना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हवाई जहाज की उड़ान को नियंत्रण करना, मेट्रो ट्रेन का संचालन और नियंत्रण, पानी के जहाज का संचालन और नियंत्रण आदि। तीसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उपयोग है विज्ञान के। तो एक जीवन अमूल्य है। ईश्वर प्रदत्त मानव शरीर की रक्षा के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर को विशेष रक्षा प्रणाली दी है, किंतु फिर भी हमारा शरीर अनेक कारणों से रोगग्रस्त हो जाता है। वैज्ञानिक नित नए प्रयोग कर औषधियों एवं विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों द्वारा शरीर को निरोग रखने का सतत प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि कैंसर है, टीबी है, हृदय रोग, चेचक आदि की पहचान, निदान एवं शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त उपकरणों जैसे कि एक्सरे, CT स्कैन, ECG आदि के संचालन एवं नियंत्रण में वैज्ञानिकों का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा टेलीमेडिसिन की विधि से दूर बैठे रोगी की चिकित्सा एवं लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन भी किए जाते हैं। तो ये एक्सरे मशीन है, ये CT स्कैन है और ये ECG है। फिर ये शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान के क्या उपयोग है। तो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, एजुसेट के माध्यम से कक्षा अध्ययन, ईमेल एवं इंटरनेट के माध्यम से किताबें लिखना, पढ़ाई करना, पत्र भेजना, गणित की समस्याएं सुलझाना, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना आदि। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के क्या उपयोग है। बुआई के लिए ट्रैक्टर, फसल काटने के लिए विभिन्न मशीनें, अनाज निकालने के लिए कुट्टी तैयार करने हेतु थ्रेसर का उपयोग, उन्नत बीज उर्वरकों का उपयोग, फसल पर कीटनाशकों का प्रयोग, सिंचाई हेतु कृत्रिम साधन, वैज्ञानिक विधियों जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का उपयोग भी विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। फिर है मनोरंजन के क्षेत्र में।
सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी, डीवीडी प्लेयर, कंप्यूटर के माध्यम से नई सीडी तैयार करना, संगीत सुनना, फिल्म निर्माण, धारावाहिक निर्माण, फिल्में देखना, कार्टून फिल्में बनाना, कंप्यूटर गेम खेलना आदि सभी वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण ही संभव हो पाया है। औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान का सर्वाधिक उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, क्योंकि उद्योगों में प्रयुक्त सभी मशीनें वैज्ञानिक आविष्कार के कारण बनी है। उनका संचालन भी वर्तमान युग में तो कंप्यूटर से ही संभव हो पाया है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का वृहद स्तर पर कंप्यूटर के बिना उपयोग संभव नहीं है। जैसे कपड़ा तैयार करने में धागा बनाने से लेकर उनको रंगना, बुनना और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से गुजारकर कपड़े की तह बनाने का सारा कार्य मशीनों से ही होता है। फिर रक्षा एवं परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अग्निबाण, वर्षा बाण, शक्ति बाण का नाम तो रामायण और महाभारत हमने बहुत बार सुना होगा। तो हमारे प्राचीन ग्रंथ और अन्य शोध ग्रंथों का आधार बनाकर विश्व के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग व अनुसंधान किए। राजस्थान के रावत भाटा में परमाणु भट्टी से बिजली बनाने का विषय हुआ, यानी कि राजस्थान के रावत भाटा में क्या है, परमाणु भट्टी से बिजली बनाने का कार्य होता है। यह पोखरण की परमाणु परीक्षण, जिसने भारत का नाम विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में सम्मानित हो गया, सब विज्ञान की देन है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु अनुसंधान की नींव रखी और अनेक अनुसंधान कार्य किए। उन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और राजस्थान के कौन सी जगह पर परमाणु भट्टी से बिजली का उत्पादन होता है? तो राजस्थान के रावत भाटा में परमाणु भट्टी से बिजली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है भवन निर्माण में वास्तुकला के क्षेत्र में प्राचीन काल के दुर्ग, मंदिर एवं आधुनिक काल की बहुमंजिला इमारतों की डिजाइन और निर्माण की विभिन्न विधियां वैज्ञानिक आविष्कारों से ही संभव हो सकी है। सीमेंट, कंक्रीट के माध्यम से सीसी रोड, आरसीसी की छतें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अन्य विशाल भवनों की वास्तुकला के आधार पर निर्माण विज्ञान की ही देन है। फिर है बैंकिंग के क्षेत्र में भारतीय परिवारों में छोटी छोटी बचत के कारण ही भारत की आर्थिक स्थिति विश्व बाजार की मंदी होने पर भी प्रभावित नहीं होती। लेकिन वर्तमान युग में विज्ञान के कारण जब चाहो तब पैसे के लिए एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट से धन को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ई कॉमर्स जैसे बैंक संबंधी विभिन्न कार्य भी विज्ञान की ही देन है। तो ये हमने पढ़ लिया कक्षा 6 की विज्ञान का 15वां पाठ, दैनिक जीवन में विज्ञान, कि दैनिक जीवन में विज्ञान के क्या उपयोग है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं। तो प्रकृति के अन्वेषण और उससे प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के अध्ययन से अंधविश्वास, रूढ़िवादिता समाप्त होती है और व्यक्ति सत्य पर जिज्ञासु और धैर्यवान बनता है। वैज्ञानिक अपने कार्य को वैज्ञानिक पद्धति से पूर्ण करते हैं। विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। वैज्ञानिक विधि में समस्या की पहचान सबसे पहले की जाती है, फिर परिकल्पना निर्माण, तथ्यों का संग्रह व वर्गीकरण, फिर प्रयोग किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, सिद्धांत या नियम बनाए जाते हैं। इस तरह वैज्ञानिक अपना इस तरह से क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करते हैं। फिर ये दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान के उपयोग से जीवन सरल व सुगम हुआ है। तो ये हमने पढ़ा कक्षा 6 की विज्ञान के 15वें पाठ में कि विज्ञान के क्या क्या उपयोग है। तो ये हमारे चैनल पर 15वां वीडियो है हमारा, जिसका टाइटल है दैनिक जीवन में विज्ञान, कक्षा 6 की किताब का दैनिक जीवन में विज्ञान 15वां पाठ। इसके बाद हमारे 2 पाठ और बचे हैं जो हम आज पूरे कर लेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में क्या कमी है, वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद हम देख लेते हैं इसके अभ्यास कार्य। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं 2, 3। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति किस वैज्ञानिक उपकरण के कारण हुई है? संचार के क्षेत्र में विज्ञान की देन कौन सी है? और निम्नलिखित में मनोरंजन का साधन कौन सा नहीं है? तो इनके उत्तर आपको कमेंट करके ज़रूर बताने। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिस किसी भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आज बाकी के 2 वीडियो भी अपलोड होके कक्षा 6 की विज्ञान आज कंप्लीट हो जाएगी। तो धन्यवाद।